बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम रीढ़ की हड्डी के अगले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो रीढ़ की हड्डी एक शीर्षक, सफल, सार्थक और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या है कि वर का व्यक्तित्वहीन होना। यदि शंकर समझदार व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी बेकार की बातें करता और अशिक्षा को प्रोत्साहन देता। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रोब दाव पर आगे चूं भी नहीं कर सकता बल्कि उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो वह उसकी कायरता है। इस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। अब अगला प्रश्न है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं? तो आप बता सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी एकांकी के मुख्य पात्र हैं उमा, वह एकांकी की नायिका है। ठीक है, यद्यपि एकांकी में पूरा समय छाए रहने वाले पात्र हैं रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद, परंतु वे एकांकी के मुख्य पात्र नहीं हो सकते। वे एकांकी की पृष्ठभूमि बनाने वाले पात्र हैं। एकांकी का नायक वही होता है जो सारी कथा के मूल हो, जो फल का भोक्ता हो, जो अपनी गति से एकांकी को मोड़ देता हो और प्रभावित करता हो। तो रीढ़ की हड्डी के मुख्य दो पात्र हैं, शंकर और उमा। सारी कथा इन्हीं के इर्द गिर्द बुनी गई है। चाहे वे दोनों पात्र प्रत्यक्ष रूप से पूरा समय मंच पर ना हो, किंतु वे चर्चा के मूल में रहते हैं। अतः ये ही प्रमुख पात्र हो सकते हैं। पुरुष प्रधान समाज में दुल्हा अर्थात शंकर प्रमुख पात्र हो सकता था, किंतु वह अत्यंत दुर्बल और चापलूस है। इसलिए उमा चमकते सूरज की भांति एकाएक अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती है और गोपाल प्रसाद और शंकर को उखाड़ कर रख देती है। तो इस प्रकार जो कि उमा है वो क्या है, इस एकांकी का मुख्य पात्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद के चरित्रिक विशेषताएं लिखेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले रामस्वरूप जो है उसका 2 पॉइंट में लिखेंगे, प्रगतिशील और विवश पिता। सबसे पहले प्रगतिशील में लिखेंगे आप, रामस्वरूप मूल रूप से प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति है। वह चाहता है लड़की को भी उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए वह अपनी बेटी उमा को खूब पढ़ाता है, उसे बीए तक पढ़ाता है और पढ़ाने में गर्व महसूस करता है। ये उसके व्यक्तित्व का प्रमुख विशेषता है। विवश पिता, अब आपने इसमें रामस्वरूप की दुर्बलता ये है कि वह बेटी उमा की शादी अपने जैसे अच्छे खानदान में करना चाहता है, किंतु अच्छे खानदान में अधिक पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं किया जाता। वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं ताकि वे उसे नियंत्रण में रखकर उस पर मन माना रोक चला सके। यही रामस्वरूप दुर्बल हो जाता है ना। इसके लिए वह झूठ भी बोलता है, उमा से ढोंग भी करवाता है, ठीक है कि नहीं, और गोपाल प्रसाद की उल जुलूल बातों का समर्थन भी करता है। ठीक है, अब गोपाल प्रसाद की लिखेंगे चरित्र की विशेषताएं। सबसे पहले लिखेंगे बड़बोला। गोपाल प्रसाद बड़ा बड़बोला व्यक्ति है ना। वे अपनी विशेषताओं का बखान करने में पीछे नहीं हटता है। नए जमाने की तुलना अपने जमाने की अच्छाई का वर्णन करता है। खाने पीने की बात हो तो अपने शरीर की ताकत का वर्णन करता है ना। अपनी मैट्रिक को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और वह ऊंच नीचे स्वर में बिना शर्म संकोच के बोलता चला जाता है। फिर चालाक, चालाक। तो गोपाल प्रसाद जो है बहुत चालाक है। वे बेटे की शादी को इतना बिजनेस मानता है, इसीलिए वह घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। वह होने वाली बहू को खूब जांच पड़ताल कर लेना चाहता है। उसके चश्मे से लेकर पढ़ाई लिखाई, संगीत, पेंटिंग, सिलाई, है ना, इनाम, सभी योग्यताओं को परख करना चाहता है। तो गोपाल प्रसाद जो है झूठ बोलने में बड़ा कुशल है। उसका बेटा शंकर 1 साल फेल हो चुका है, परंतु वह कुशलतापूर्वक जतलाता है कि बीमारी का कारण रह गया था। ठीक है, फिर हंसोड़। गोपाल प्रसाद स्वभाव से हंसोड़ है। वह इधर उधर की चुटीली बातें करके सबका मन लगाए रखता है। खूबसूरती पर टैक्स लगाने का मजाक इसी तरह मनोरंजन का मजाक है। फिर लिंग भेद का शिकार। गोपाल प्रसाद वकील होते हुए भी लिंग भेद का शिकार है।
वह पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है, लड़कियों का नहीं। उसके शब्दों में कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए ही हैं और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से है। गोपाल प्रसाद अपनी गलत ठीक बातों का सही सिद्ध करना जानता है, इसके लिए वह तर्क न करके जोश जोर से बोलता है, दूसरों पर हावी होकर बोलता है। ठीक है, फिर एक उदाहरण के माध्यम से भी वो देखिए बोलता है, भला पूछिए इन नकल के ठेकेदारों से कि लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। जनाब, शेर मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसके आगे का मुख्य उद्देश्य क्या है? रीढ़ की हड्डी उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इसका उद्देश्य क्या है? नर नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना। ठीक है, हमारा समाज नारी शिक्षा को महत्व नहीं देता, इससे पुरानी पीढ़ी की सारी व्यवस्था टूटती है, उनके आसन हिलते हैं, उनका दबदबा समाप्त होता है। सास ससुर अपनी मनमानी के बल पर घर चलाते हैं, वे हर हालत में अपना अहंकार पूरा होते देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी होने वाली बहू उनकी गुलाम हो, उनके हाथों की कठपुतली हो। ठीक है, जिससे वे मनमानी सेवा ले सके और अपनी सनक जो है चला सके। इसलिए वे पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं करते और आने वाली बहू की इच्छा को नखरे मानते हैं। उनकी ये सारी सोच क्या है? दकियानूसी है। तो इस एकांकी में रामगुरु जैसे पिताओं को भी सीख दी गई है कि वे बेटी की शादी के नाम पर कमज़ोर ना बने, हर परिस्थिति का सच्चाई से जो है सामना करें। वे छल कपट की शेष दुनिया के कपट जाल में स्वयं को ना डालें। शंकर और गोपाल प्रसाद पर भीषण चोट करना भी इस काव्य का मुख्य उद्देश्य है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो हम इस पर लिखेंगे, हम समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। नंबर 1, लोगों में सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नंबर 2, सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं। नंबर 3, शिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं। फिर नंबर 4, कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वाले को समझा बुझाकर रास्ते पर ला सकते हैं, उनमें नई जागृति पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ये थे आपके रीढ़ की हड्डी के प्रश्न उत्तर। थैंक यू सो मच।